नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं अहम खबर से। चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 7 तारीख में असदुद्दीन ओवैसी राजधानी लखनऊ पहुंचे कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उज़्मा परवीन से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चीफ एडिटर आरिफ शीश महली का गया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। चुनाव बहुत नज़दीक है और आज असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम के ऊपर थी, जब जिसका जो मौजू था, ख़ास तौर से जो शीर्षक था डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन था। और उन्होंने जो सरकारी डाटा एकत्र किया है, उनके रिसर्चर ने, स्कॉलर्स ने, उसको आज उन्होंने जनता के साथ शेयर किया है। और उन्होंने कहा है कि इसको हम चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे और बताएंगे कि जितनी सरकारें रह चुकी हैं यहाँ पर, उन सब ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। दूसरी ओर रुख कराऊंगा मैं एनआरसी, और जब ये का मामला चल रहा था तो झांसी की रानी के नाम से एक महिला उभरी थी, खासतौर से लखनऊ के अंदर, जिनका नाम उज़्मा परवीन मेरे साथ सीधा जुड़ गई है। जी उज़्मा जी, बताइए, आपने एनआरसी का मुद्दा भी देखा और बहुत सी लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं, और आप AIMM कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिले हैं, उनकी हालात बद से बदतर हैं। कैसे देखते हैं? पहले तो जो ओवैसी जी ने आज कहा है उसके बारे में बताइए मुझे। पहले तो जो ओवैसी साहब ने कहा है, जो जिन बातों को रखा है कि हम इन बातों को लेकर उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं, तो ये बात सत्य है, सही है कि अब हम डेवलपमेंट और चीज़ों को लेकर जो उतरे हैं उत्तर प्रदेश में, और चुनावी मुद्दा रहेगा हमारा, जो हमारे साथ पार्शियलिटी करी गई, ठगी करी गई, मुसलमानों का 19% वोट गटक करके ले करके और उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। तो आज जो हमारे ओवैसी साहब, हमारे लोगों की जागरूकता, एक देखा जाए तो ये हमें जागरूक करने का ये जो काम किया है ओवैसी साहब ने, वो वाकई काबिल तारीफ़ है कि कहीं ना कहीं आज हमारी कौम सो रही थी, उसको पता ही नहीं था कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, किस तरह सिर्फ हम एक वोट डालने की मशीन हो गए थे और एक वोट बैंक बन चुके थे हम। लेकिन आज हमारे वोट को कीमती बनाने वाला जो शख्स है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो आज हमें ये अपना महत्व पता चल रहा है कि हमारे वोट का महत्व क्या है, क्योंकि हमसे झूठा वादा किया जाता है 18% रिजर्वेशन का, हमें नौकरियां नहीं मिलती हैं। आपने देखा कि जब लॉकडाउन आया जिस वक्त, और उस वक्त जितने भी बेरोजगार थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे थे, क्योंकि वो अपना इंडिविजुअल कारोबार कर रहे थे। कोई कपड़े का कारोबार कर रहा था, किसी की दुकान थी, किसी का अपनी प्रॉपर्टी डीलर जो कुछ लोग थे, उनके सारे काम ठप हो गए थे। लेकिन जो अगर किसी को सैलरी मिल रही थी कट के, तो वो गवर्नमेंट जॉब वाले को मिल रही थी, सरकारी सर्विस को। तो आज हमारे पास सरकारी सर्विस नहीं थी, हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे थे। सबसे ज़्यादा अगर किसी को घाटे का सामना करना पड़ा है लॉकडाउन के दौरान और जो कोविड-19 के दौरान, वो मुस्लिम समाज को करना पड़ा है, क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं है। हमसे झूठा वादा किया गया कि हम आपको नौकरियां देंगे, आपको इतना % रिजर्वेशन देंगे। सिर्फ आज हम एक वोट बैंक बन चुके हैं, हमें वोट बैंक इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, हमारे मुस्लिम समाज के साथ लिंचिंग हो रही, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उज़्मा जी, बताइए, खास तौर से आप, अभी ओवैसी साहब ने कहा है कि चाहे अखिलेश हो, कांग्रेस हो, दूसरी सभी ने ठगा है। अब मैं आपसे कंपैरिजन जानना चाहूँगा, मौजूदा जो है भाजपा सरकार है, तो कितना इत्तेफाक रखती हैं आप दूसरी सरकारों के अंदर जो काम हुए मुसलमानों के लिए और भाजपा सरकार में? देखिए, इन लोगों में कोई फर्क नहीं है, एक सामने से वार कर रहा है और एक पीठ पीछे वार कर रहा है। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई फर्क है, क्योंकि वो तो सामने बोल रही है ना, मुझे ना मुसलमानों का वोट चाहिए ना मैं। लेकिन चीज़ यहाँ पर अगर दूसरी जगह देखा जाए, जो लोग हमारा वोट मांग रहे हैं, जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो कह रहे हैं आओ हमारे साथ आओ, मैं सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म का जो नाटक है ना, ये झूठा, ये अदर पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी सेकुलरिज्म का नाटक नहीं कर रही है, उसे चाहिए ही नहीं हमारा वोट। लेकिन जो जिसे हमारा वोट चाहिए वो सेकुलरिज्म का नाटक कर रहा है, वो झूठा ढोंग कर रहा है, सिर्फ उसे हम एक वोट बैंक नजर आ रहे हैं, इसलिए वो सेकुलर का पारा। रियल में ये सेकुलर नहीं है, ये इनके दिल में मोहब्बत नहीं है। असल मोहब्बत तो अगर आपको हिंदू मुस्लिम की देखनी हो तो पड़ोसियों को देखिए, आप 2 पड़ोसियों को देखिए, वो कभी विवाद नहीं करते, वो आपस में मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के हुकूक समझते हैं, एक दूसरे के अधिकार समझते हैं। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग जो सेकुलर का पहाड़ा पढ़ते हैं, वो आज हमारे साथ कहाँ अधिकार की बात करते हैं, कहाँ इंसाफ की बात करते हैं। बीजेपी सरकार में और जो अखिलेश की सरकार में किसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर से आपकी कम्युनिटी का?
देखिए, डेवलपमेंट की तो बात ही ना करिए। सबने अपनी अपनी जेबों को गर्म किया है, भरा है, अपनी कुर्सियों को लालच के चक्कर में लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया है। मुझे ऐसा कोई खास डेवलपमेंट नज़र नहीं आता, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे, आज कहा था वो भाजपा का ये था कि 1 साल में गड्ढा मुक्त रोडें होंगी। तो आप जाइए देखिए लखनऊ शहर में, जिसको कि राजधानी लखनऊ, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आज आप जगह जगह चले जाइए, आपको सिर्फ गड्ढे मिलेंगे। और अदर सिटी की तो बात करना आप छोड़ महिलाओं दीजिए। के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, खासतौर से भाजपा गवर्नमेंट ने, इससे कितना इत्तेफाक रखती है आप? देखिए, महिला जो कानून बनाए, रातों रात एक मनीषा वाल्मीकि का रेप होता है, उसे जला दिया जाता है प्रशासन की तैनाती में, और मतलब इसमें कोई बोल नहीं सकता और उस पर मामले को दबाया जाता है। और आप ये जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, आज बेटियों के साथ क्या हो रहा है? बुली बाई ऐप आप देखेंगे जिस तरह से, क्या हम भारतीय नारी नहीं है? क्या हमारे आगे मुस्लिम का टैग लग जाने से हम गलत हो जाते हैं? आपको ये जो ये ऐप निकला था बुली बाई, इससे पहले भी एक ऐप निकल चुका था जिसमें औरतों को, मुस्लिम औरतों को टारगेट किया गया था, उनको जिल्लत दी गई थी, उनकी रुसवाई की गई थी। तो मैं ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ आपका एक स्लोगन है, इस पर आपकी कोई भी वो नहीं है। और सबसे एक चीज़ आपको डेटा और निकाल कर बताती हूँ मैं, जो मैंने डेटा चेक किया है, वो पहले नंबर पर इंडिया रेप के मामले में आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कहीं ना कहीं स्थान, अपनी जगह बना चुका है इंडिया की रेप के और बलात्कार के मामले में, ठीक है? तो आप कैसे कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ना बेटियां पढ़ रही हैं और ना बेटियां बच रही हैं, ठीक है? कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए क्या क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आ जाइए, सब लोग आ जाइए इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, और महिलाओं को भी दावत देती हूँ और उन लोगों को भी दावत देती हूँ जो आज मानसिकता को खत्म करिए, अपनी ये गुलामी, जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं, ये विकल्प आ चुका है और ये विकल्प एक नया उजाला लाएगा, एक नई रोशनी लाएगा। यही हम उम्मीद करते हैं कि हमें। ओवैसी जी, क्या पॉसिबल है ओवैसी जी अपने बलबूते पे सरकार बना लेंगे? देखिए, सरकार बना लेंगे ठीक है, लेकिन हम अगर कम्युनिटी के लोग 19% लोग हैं, अगर डेटा उठाएंगे तो 22% निकलेंगे, जिस हिसाब से हमारा ऑन रजिस्टर्ड चीजें नहीं है, हम 22% है। लेकिन हम अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो हमारे बिना भी कोई मुख्यमंत्री नहीं। ऐसे में कोई गठबंधन तो होना जरूरी है, नहीं मानती है इस बात को? देखिए, अगर हमसे कोई गठबंधन करता है तो गुड, अगर नहीं करता है तो हम अकेले लड़ेंगे और अपनी मजबूती दिखाएंगे। हम 19% अपनी मजबूती दिखाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अपनी सीटों को ला सके। जब बहन जी अपनी 30 से 35 सीटें लाकर कहीं भी चलकर सरकार बना लेती है, तो क्या हम मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होकर एक स्टेज पर नहीं आ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से उस्मा परवीन ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि जब मायावती 30 से 35 सीटें लाकर अपना वजूद दिखा सकती है, अपनी सरकार बना सकती हैं, सरकार पूरे देश के अंदर खलबली मचा सकती है, तो क्या 22% मुसलमान और वो अपने बलबूते पर अपनी सीटें लाकर क्या देश की राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं? ये बड़ा मुद्दा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात कही है, डाटा दिया है उन्होंने और उत्तर प्रदेश के हालात बताए हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि क्या बिना गठबंधन के ओवैसी जी कुछ यहां कर पाएंगे? बहरहाल सब एक विकल्प के रूप में असदुद्दीन ओवैसी को भी उत्तर प्रदेश का मतदाता देख रहा है कि चुनाव नजदीक है, आने वाला वक्त ही बताएगा कितना रेस्पॉन्स किसको मिलता है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।